हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव बालक प्रसाद, आपका टीचर, आपका गाइड। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 के रूप में नया वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। टुडे आई वांट टू कन्वे यू मस्ट माई वीडियो। हमारा वीडियो आप अवश्य देखें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो लेट अस टर्न टू आवर टॉपिक ओम्स लॉ। तो ओम, इस यूनिवर्स का शुरुआत ही ओम से होता है। ये ब्रह्मांड ही ओम में समाहित है। तो मैं उस ओम की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जॉर्ज साइमन ओम की बात कर रहा हूं, जिन्होंने एक लॉ दिया पोटेंशियल डिफरेंस और अमाउंट ऑफ करंट से रिलेटेड, जिसे कहा जाता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस अमाउंट ऑफ करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर अमाउंट ऑफ करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो अमाउंट ऑफ करंट भी बढ़ रहा है। इसी प्रकार से अगर पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है तो अमाउंट ऑफ करंट भी घटेगा। तो जैसा कि जानते हैं कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच हेल्प्स इन फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ही अधिक करंट है जो कि फ्लो करेगा। तो इस लॉ को हम लोग V भाई आई दिस इम्प्लाई V इक्वल्स टू आर आई, वेयर आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो ट्रेडिशनली वेरीज का चिन्ह हटाया जाता है तो कांस्टेंट लिया जाता है। ओम ने वह कांस्टेंट आर लिया, वेयर आर इज अ कांस्टेंट, और इसे रेसिस्टेंस कहा जाता है। इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाई V आई इक्वल्स टू आर। अब रेसिस्टेंस होता क्या है? तो रेसिस्टेंस किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो करंट को फ्लो करने में बाधा पहुंचाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोजेस द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर के द्वारा सिंबलाइज किया जाता है और इसका एसआई यूनिट ओम होता है। इसे कैलकुलेट किया जाता है, इट इज कैलकुलेटेड बाई आर इक्वल्स टू V बाई आई। यानी ओम्स लॉ में जो हम लोग देखते हैं कि V बाई आई इक्वल्स टू आर, तो रेसिस्टेंस का मान जब निकालना होता है तो R इक्वल्स टू V बाई आई फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ लेट अस टर्न टू वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में अगर दो बातों के ऊपर हम गौर करें, पहला कि V बाई आई इक्वल्स टू कांस्टेंट ला दे या सेम ला दे, और दूसरी बात कि V और I को ग्राफ पेपर पर प्लॉटिंग करके अगर V I ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन के रूप में प्राप्त कर ले, तो इस प्रकार से ओम्स के लॉ का वेरिफिकेशन हो जाता है। तो एपरेटस ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए सजाया जाता है, जैसा कि चित्र में डायग्राम शो कर रहा है। बैटरी है, एमीटर है, रेसिस्टर्स हैं, वोल्ट मीटर है, प्लग की है, रियोस्टेट या वेरिएबल रेसिस्टेंस है। तो फिगर के जैसा एपरेटस को अरेंज कर दिया जाता है और V और I का कम से कम 3 रीडिंग्स लिया जाता है
एमीटर करंट को मेजर करता है और वोल्ट है। तो पहला रीडिंग में मान लिया कि V इक्वल टू 1 वोल्ट। वोल्ट मीटर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बताता है और एम मीटर है जो कि 2 एम्पियर करंट बताता है। तो वैसी स्थिति में V बाई I इक्वल टू 1/2, यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 2 एम्पियर करंट, तो 1/2 इक्वल टू 0.5 ओम, यानी V बाई I का मान आया 0.5 ओम। दूसरा रीडिंग में मान लिया कि V इक्वल टू 2V है, 2 वोल्ट है और I इक्वल टू 4 एम्पियर है। तो वैसी स्थिति में V और I का रेशियो इक्वल टू 2/4, which इक्वल टू 1/2, 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, 1/2 इक्वल टू 0.5 ओम। तो इस बार भी V बाई I का रेशियो है वो 0.5 ओम के बराबर आया, जो पहला रीडिंग में 0.5 ओम के बराबर है। तीसरा रीडिंग में मान लिया कि V इक्वल टू 3 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट बता रहा है, और करंट है जो कि एम मीटर करंट को 6 एम्पियर बता रहा है। ये ऐसा होता है कि जो रियोस्टैट है उसकी स्थिति को बदलते हैं और बदलने के कारण है जो कि डिफरेंट रीडिंग्स प्राप्त होता है पोटेंशियल डिफरेंस का और अमाउंट ऑफ करंट का। अब हम प्लॉट करते हैं V और I को ग्राफ पेपर पर। तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि 1 वोल्ट के लिए 2 एम्पियर, 2 वोल्ट के लिए 4 एम्पियर और 3 वोल्ट के लिए 6 एम्पियर, और इन्हें जब मिलाया जाता है ग्राफ पेपर पर तब है जो कि फिगर जैसा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। तो स्ट्रेट लाइन का प्राप्त होना यानी कि V बाई I इक्वल्स टू कांस्टेंट और द सेम होना ओम्स के लॉ को वेरीफाई कर देता है। फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड अमाउंट ऑफ करंट यानी I। तो V और I के बीच में रिलेशन पर विचार कर लें हम लोग। तो पहला है कि द करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी V भागिया I। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया जाता है तो करंट भी डबल हो जाता है, अमाउंट ऑफ करंट तो गेट्स डबल। और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आधा कर दिया जाता है तो करंट I भी आधा हो जाता है, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस भी इज हाफ्ड, करंट I आल्सो गेट्स हाफ। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया जाएगा तो करंट भी आधा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस इन रिलेशन I इक्वल टू V बाई R। तो देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस है करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है वो अगर बढ़ रहा है तो दूसरा है जो कि स्वतः घटना शुरू कर देता है, घट जाता है। तो यहां देखते हैं कि रेसिस्टेंस इज डबल, करंट गेट्स हाफ। अगर रेसिस्टेंस दुगना हो जाता है तो करंट आधा हो जाता है, और इफ रेसिस्टेंस इज हाफ करंट गेट्स डबल। अगर रेसिस्टेंस को आधा कर दिया जाता है तो करंट दुगना हो जाता है। Now let us see factors on which resistance depends. तो उन फैक्टर्स कारकों के ऊपर, किन कारकों के ऊपर रेसिस्टेंस निर्भर करता है, तो इसे हम लोग एक देख सकते हैं लैंड फार्मूला के अनुसार, वेयर L रेफर्स फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर, A refers for area of cross section of conductor, M refers for nature of material, and T refers for temperature of the material. तो resistance is directly proportional to length of conductor. This implies R varies as L, यानी कि R और L
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर पर निर्भर करता है, और लेंथ अगर दुगना हो जाता है तो रेसिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा, और लेंथ अगर आधा हो जाता है तो रेसिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। दूसरी स्थिति है एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन का, तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस ऑफ वायर। तार की मोटाई क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस, दिस इंप्लाई आर वेरी जाए 1/a। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाता है तो रेसिस्टेंस आधा हो जाता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाता है तो करंट डबल हो जाता है। तो 10 इन थिन वायर हैज मोर रेसिस्टेंस एंड थिक वायर हैज लेस रेसिस्टेंस, यानी कि तार की मोटाई अधिक है तो रेसिस्टेंस उसका कम होगा, और तार की मोटाई अगर कम है तो रेसिस्टेंस अधिक होगा। ये बात उसी प्रकार से है कि कोई दरवाजा है, चौड़ा है, आराम से आप गुजर जा सकते हैं, और कोई दरवाजा अगर संकीर्ण है तो उससे गुजरने में आपको अधिक रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, अधिक बाधा का सामना करना पड़ेगा। यानी कि थिकनेस अधिक है, मोटाई अधिक है तो रेसिस्टेंस कम होगा। अगर तार पतला है, थिकनेस कम है, तो उसका है जो कि रेसिस्टेंस अधिक होगा। अब देखें टेम्परेचर पर, तो अगर किसी कंडक्टर वायर से होकर के करंट फ्लो करता है तो वैसे ही स्थिति में टेम्परेचर उसका बढ़ता है, और टेम्परेचर जब बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो वैसे स्थिति में तार पिघल भी सकता है। यानी कि टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस होता है, या रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। यानी कि टेम्परेचर को दुगना कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस भी दुगना कर हो जाएगा, टेम्परेचर को आधा कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर करता है कि मटेरियल कितना गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इंसुलेटर हाई रेसिस्टेंट मटेरियल होता है, सेमी कंडक्टर है तो पार्शियली कंडक्ट करता है, और गुड कंडक्टर है तो वो अधिक अमाउंट में करंट को अलाउ कर देता है। तो इस तरह से देखते हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल पर भी रेसिस्टेंस निर्भर करता है। अब देखें रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो बड़ा शॉर्ट डेफिनेशन है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इक्वल इट्स रेसिस्टिविटी, और हम लोग जानते हैं क्या, आर वेरी जाइज एन, यानी कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और दूसरा है कि आर वेरी जाइज 1/a, यानी कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तब इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंबाइन कर देते हैं तो रिलेशन बन जाता आर वेरी जाइज L/A, दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू रो इनटू L/A। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रेडिशनली जब वेरी जाइज का सिंबल को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लिया जाता है, यहाँ पर कांस्टेंट है जो कि रो लिया जाता है, यानी कि रो इनटू L/A में रो जो है वो कांस्टेंट है जिसे रेसिस्टिविटी कहा जाता है। तो इस रिलेशन में अगर L का मान 1 दे दें और A का मान 1 दे दें तो वैसी स्थिति में R इक्वल्स टू रो, यानी कि अगर कंडक्टर वायर की लंबाई 1 मीटर है और उसका थिकनेस 1 मीटर स्क्वायर है तो वैसी स्थिति में रो इक्वल्स टू R, यानी ऐसी स्थिति में रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहा जाता है। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर 1 मीटर हो और लंबाई 1 ये एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो तो रेसिस्टिविटी उसका है जो कि रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है। फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर होता है तो कैसे होता है। तो हम लोग ये रिलेशन देखते हैं, रो इक्वल्स टू RA/L होता है। तो
आर रेसिस्टेंस है तो उसका एसआई यूनिट ओम हो गया। एरिया क्रॉस सेक्शन का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। तो मीटर मीटर गोज आउट, यानी पावर और मीटर गोज आउट, बच गया ओम मीटर, जैसे ग्रेट सिंबल के द्वारा ओम मीटर के रूप में लिखा जाता है। तो एसआई यूनिट रेसिस्टिविटी यानी रो का हो गया ओम मीटर। एक रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज 1.6 रेज़ टू 1.6 into 10 रेज़ टू पावर -8 ओम मीटर। तो इसका मतलब होता है कि लेंथ ऑफ कॉपर वायर 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉपर वायर का 1 मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 मीटर लंबाई का तांबा का तार और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका रेसिस्टिविटी 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -8 ओम मीटर होता है। नाउ लेट अस सी व्हाई हीटिंग डिवाइसेस आर मेड ऑफ नाइक्रोम। तो एलॉय का रेसिस्टिविटी प्योर मेटल से ज्यादा होता है। याद रखिए दोस्तों, एलॉय का रेसिस्टिविटी प्योर मेटल से ज्यादा होता है। यही कारण है कि हीटिंग डिवाइसेस नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। तो इसके पीछे दो रीजन है, दो कारण है। पहला कारण है कि नाइक्रोम हैज वेरी हाई रेसिस्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ हीट। तो चूंकि नाइक्रोम का रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है और वो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और दूसरा है कि इट डजंट गेट ऑक्सीडाइज्ड इवन एट हाई टेम्परेचर। दूसरा कारण है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी कि कॉपर वायर का नाइक्रोम का ऑक्सीडेशन वेरी हाई टेम्परेचर पर भी नहीं होता। नाउ लेट अस स्टडी टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, यानी कि फिक्स्ड रेसिस्टेंसेस आर कॉल्ड रेसिस्टर्स। तो रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है। पहला है सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में इंड टू इंड रेसिस्टर्स को जोड़ दिया जाता है, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि 2 ओम का रेसिस्टर ए और बी के बीच में जोड़ा गया, 3 ओम का बी और सी के बीच में जोड़ा गया, 5 ओम का सी और डी के बीच में जोड़ा गया है। यानी कि लगातार एंड टू एंड कनेक्शन को कहा जाता है सीरीज कनेक्शन। जैसे टॉर्च में सेल्स को हम लोग डालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से। तो ये सीरीज कनेक्शन का हो गया। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या ओवरऑल रेसिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के द्वारा दिया जाता है। यानी कि जैसे एग्जांपल में देखें कि अगर 2 ओम 3 ओम और 5 ओम का रेसिस्टर इन टू इन जोड़ा गया है, तो ओवरऑल रेसिस्टेंस RS हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, यानी कि 10 ओम हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि इंडिविजुअल जो रेसिस्टर्स है उन सबसे ज्यादा है, जो कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान बढ़ गया है। यानी कि सीरीज कनेक्शन में रेसिस्टेंस है जो कि ओवरऑल बढ़ जाता है। दूसरा तरह का कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन। तो when 2 or more resistors are connected between the 2 ends, the connection is or combination is called a parallel connection. तो equivalent resistance in parallel connection is given by 1 by Rp equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus and so on. मान लिया कि R1 इक्वल्स टू 2 ओम, R2 इक्वल्स टू 3 ओम एंड R3 इक्वल्स टू 6 ओम। देन पैरेलल रेसिस्टेंस ओवर ऑल रेसिस्टेंस इन पैरेलल Rp is given by R1 into R2 into R3 divided by R1 R2 plus R2 R3 plus R1 R3. This implies Rp equals to 2 into 3 into 6
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 यानी कि 36 बाई 36 यानी कि 1 ओम। तो पैरेलल कनेक्शन में हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल रेसिस्टेंस घट गया, घटकर 1 ओम हो गया, यानी पैरेलल में ओवरऑल रेसिस्टेंस घट जाता है, कम जाता है।